हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स में मिथुन कुमार यादव पे आपका स्वागत है। जैसे कि हम आपको पहला क्लास जो है इंटीग्रेशंस का जो हम बताए हुए थे, उसी का जो है आज हम आपको अगला पार्ट बताएंगे और उसमें क्या बताए थे उसको और इसको दोनों कंटिन्यू कीजिएगा। ये पूरा आपका एक कॉन्सेप्ट तैयार हो जाएगा। ठीक है, सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले हमको कॉन्सेप्ट सीखना होता है। जैसे हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे उसी के आधार पर हम अपने एक्यूरेसी और स्पीड को मेंटेन कर पाएंगे, समझे। तो हमको क्या करना है, आज सेकंड पार्ट सीखेंगे और हम बिल्कुल आज भी हम आपको बहुत धीरे धीरे सिखाएंगे और आज भी हम अप्रोक्सीमेट हाफ एन आवर का क्लास लेंगे और आपको क्या करना है ना, बिल्कुल आसानी से चीजें को बारीकी से बैठ करके सुनना है। देखिए, ये क्लास जो है ना, अगर बात करते हैं, समझे, ये क्लास जो है, ये क्लास आपका 12th का क्लास है, ये आपको पता होगा। और उसमें से भी अभी जिसका एग्जाम होने वाला है 2025 में, समझे, ये 2025 में जिसका एग्जाम होने वाला है उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, समझे। और आपका देखिए, अगर बात क्या होता है ना कि आप ये वीडियो को कभी भी देखें, 2026 में देखें, 2026 में देखें, 2027 में देखें, जब तक सिलेबस चेंज नहीं हो जाता है तब तक आपका ये कॉन्सेप्ट काम करते रहेगा, तब तक काम करते रहेगा। इसीलिए आपको ये नहीं देखना है कि ये 2025 के लिए है, 2026 के लिए है, कब का है। आप इसको देखें ध्यान से, यही कॉन्सेप्ट आपको बिल्डअप करेगा। हाँ, ये हो सकता है कि जब हम दोबारा पढ़ाएं इस चीज को तो आपका कॉन्सेप्ट मतलब ज्यादा, हम मेरा पढ़ाने का टेक्निक अच्छा हो जाए, आपको और बेहतरीन तरीका से पढ़ाएंगे, लेकिन ये आपको हर हमेशा काम देगा। तो अब हम क्या करते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। कल कहां तक पढ़ाए थे आपको देखना है, नेक्स्ट वीडियो में हमारे यूट्यूब चैनल पे है, वहां पे देख लीजिए। हम आपको आगे चल करके प्लेलिस्ट तैयार कर देंगे, हम ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे आपका। देखिए, हम नेक्स्ट पेज पे आपको सिखाते हैं सवाल को। देखिए करेंगे क्या, हम सवाल सिखाते हैं आपको। दोनों साइड रेड है, एक ब्लैक ले लेते हैं, एक रेड ले लेते हैं। देखिए करेंगे क्या हम, जैसे कि हम आपको, देखिए कल हम जितना भी फार्मूला था हम सिखा चुके थे, आज हमको कांस्टेंट के बारे में सिखाना है। कांस्टेंट, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन और इंटीग्रल कांस्टेंट। इंटीग्रल कांस्टेंट होता है, देखिए थोड़ा सा हम लिखते हैं सही से, इंटीग्रल कांस्टेंट। देखिए क्या बोलेंगे हम इसको, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन या इंटीग्रल कांस्टेंट कहते किसको है उसको सीखना, इसका इंपॉर्टेंस क्या है ये सिखाएंगे आज। और उसके बाद हम आपको आज बुक भी दिखाएंगे, अच्छे से समझाएंगे। देखिए क्या होता है ना, देखिए आपको हम यही चीज सिखा क्या रहे थे। जैसे देखिए आप cos x को छोड़िए, पहले हम क्या लेंगे ना, x प्लस 1 का है, x प्लस 1 का। देखिए आपको हम सिखा चुके हैं कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, एकदम जीरो होता है। इसीलिए x का जब डिफरेंशिएशन करेंगे, देखिए x का x स्क्वायर लेते हैं तब आपको ज्यादा और भी समझ में आएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो होगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, x स्क्वायर लेते हैं देखिए अब हम यहाँ पे क्या लेते हैं, 5 ले लिए, 5 लिए फिर भी जीरो हो गया, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, सेम हो गया। अगर इसी चीज को अगर हम एक्स स्क्वायर, इसी चीज पे हम क्या करते हैं, इसको एक्स स्क्वायर प्लस 2 लेते हैं, फिर भी इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 ही होगा, यस और नो। देखिए आपको यहाँ पे ध्यान से ये देखना है, 1 लगाए फिर भी यही आया, 5 लगाए फिर भी यही आया, 2 लगाए फिर भी यही होगा। यानी इसके डिफरेंशिएशन में कोई भी प्रॉब्लम मतलब बदलाव नहीं आ रहा है। तो हम क्या पढ़ रखे हैं कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। हमको ये पता होना चाहिए। अब बताइए, इसका अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमको इंटीग्रेशन कितना होना चाहिए, इतना। कॉन्सेप्ट के हिसाब से इसका इंटीग्रेशन कितना आना चाहिए, इतना आना चाहिए। इसका इंटीग्रेशन कितना आना चाहिए, इतना आना चाहिए। इसका इंटीग्रेशन कितना आना चाहिए, इतना आना चाहिए। अब ये बताइए आप हमको, एक ही सेम चीज का इंटीग्रेशन डिफरेंट कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है।
ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है ना, कांस्टेंट डिफरेंट डिफरेंट लेते हैं तो भी डिफरेंशिएशन सेम आता है, लेकिन इंटीग्रेशन जब करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसी के संदर्भ में जो है, जब भी हम किसी फंक्शन का, देखिए जब भी हम किसी फंक्शन के बारे में अगर हम बात करते हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं कि अगर हम बोलते हैं आपको कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन करना है, आपको क्या लिखना है, माइनस कॉस एक्स, और इसके फॉर्म में जो है आपको कांस्टेंट ऐड कर देना होता है, कांस्टेंट ऐड कर देना होता है। कांस्टेंट क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि देखिए डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन का जो है डिफरेंशिएशन जो होता है एक ही आता है, एक ही आता है। तो अब बताइए इसका इंटीग्रेशन करेंगे जब हम, उसका इंटीग्रेशन इसका इतना आना चाहिए, इसका इंटीग्रेशन इतना आना चाहिए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है, क्योंकि एक ही चीज का डिफरेंट डिफरेंट इंटीग्रेशन नहीं होगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, ये कांस्टेंट के कारण ही ये नौटंकी हो रहा है, समझे, जितना भी ड्रामा जो हो रहा है ये कांस्टेंट के कारण ही हो रहा है। इसीलिए हमको क्या करना पड़ता है, कांस्टेंट में इंटीग्रेशन का ऐड करना पड़ता है। देखिए ये तो पहला बात है। जब हम कांस्टेंट किसी फंक्शन में जोड़ते हैं वो क्या होता है, देखिए हम आपको नेक्स्ट पेज पे बता रहे हैं, इसको समझिए। इसको समझना है, लिखना कुछ भी नहीं है, अगर आपका इच्छा है कुछ टर्म लिख लीजिएगा, लेकिन लिखना कुछ भी नहीं। देखिए इसको समझिए थोड़ा सा। देखिए बचपन में आप अच्छे तरह से पढ़ चुके हैं कि y बराबर x जो है ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होता है, यस और नो। देखिए ये क्या है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। ये क्या है, इक्वेशन ऑफ, ये क्या है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन। देखिए ये आपको पता है, ये क्या है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, यानी कि ये सरल रेखा का समीकरण है जो मूल बिंदु से पास होता है। जब आपको बताएंगे कि भाई साहब इसका ग्राफ हमको ड्रॉ करके बताइए, तो आप क्या करेंगे, इसका जैसे ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा तो ग्राफ इस तरह से निकलेगा। क्यों निकलेगा, देखिए जैसे देखिए हम डब्बा थोड़ा तैयार करते हैं आपके सामने, इसको दिखाते हैं आपको डब्बा तैयार करके। देखिए ये सब नीचे का लेवल का है, इसीलिए हमको समझाते रहना है, आपको समझते रहना है, चुपचाप देखते रहना है। एक्स ले लीजिए, वाई लीजिए, ये जितना लीजिएगा उतना आएगा। 2 लेंगे तो 2 आएगा, 3 लेंगे तो 3 आएगा। लेकिन यही बात देखिए दोस्त, यही बात अगर हम माइनस में लेते हैं, देखिए अगर हम सेम बात अगर माइनस में लेते हैं, ये माइनस में लेंगे, अगर हम सेम चीज को हम क्या करते हैं, सेम चीज को अगर माइनस में लेंगे तो ये भी माइनस में आएगा, ये माइनस में लेंगे तो ये भी माइनस में आएगा, ये माइनस में लेंगे तो ये भी माइनस में। यस और नो। देखिए आपको अच्छे से पता है, अगर 1 लेंगे तो यहां आ जाएगा। देखिए हम इधर से लिखते हैं, अगर 1 लेंगे तो यहाँ, 2 लेंगे तो यहाँ, क्योंकि इधर से 2 इधर से 2, यहां से 3 लेंगे तो यहां से लेंगे, और नीचे जाएंगे। देखिए आपको हम ये उम्मीद कर लेते हैं कि आपको ये ग्राफ आता होगा, और हम समझा भी दिए बहुत अच्छे से। देखिए लेकिन इसी इंटीग्रेशन में, सॉरी इसी ग्राफ में यदि y बराबर x प्लस हम 1 लेते हैं, इस ग्राफ का जो है ना स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। क्या होगा, देखिए सेम चीज है लेकिन ओरिजिन से पास नहीं करने लगेगा। ये ग्राफ जो है ओरिजिन से पास नहीं करने लगेगा। ये अगर हम बात करें, ये ग्राफ ओरिजिन से पास नहीं करने लगेगा, ये ग्राफ इस तरह से पास करने लगेगा। अब बोलिए आपको कैसे पता चल गया, देखिए हम बता देते हैं कैसे पता चल गया। जब हम x का वैल्यू 0 फाइंड आउट करेंगे तो वहां पर y का वैल्यू कितना निकलेगा, 1 निकलेगा। बताइए इसका मतलब जब 1 निकलेगा तो ये 110% है, ये y एक्सिस को कट करेगा। देखिए आप घर में बैठ करके भी इसको निकाल सकते हैं। मेरा उद्देश्य इसको समझाने का नहीं है, हमको ये समझाने का है जो हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लेते हैं वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो लेते हैं वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है फैमिली ऑफ कर्व को। देखिए फैमिली ऑफ कर्व क्या होता है, अगर आप सही ढंग से पूरा कॉन्सेप्चुअली चीजें को नहीं पढ़ेंगे तो आपको आज इंटीग्रेशन समझ में नहीं आएगा। देखिए आपको एक बात याद रखिए, आपको क्या करेगा ना टीचर, फार्मूला बता देगा, कहेगा कि बाबू इसको रख लीजिए, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, कांस्टेंट लगा देगा। लेकिन आपको ये बात ध्यान में रखना होगा कि ये जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो हम ऐड कर रहे हैं, इसके वजह से आखिर हम क्यों ऐड कर रहे हैं, और ऐड कर रहे हैं इसका यूज क्या है हमारे लाइफ में, इसका यूज क्या है हमारे लाइफ में, ये सीखने के लिए जो है अगर हम अभी आपको समझाएं तो तकरीबन घंटों भर लगेगा। लेकिन हम आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम इस चीज को ज्यादा नहीं समझाते हैं, हम ज्यादा समय आपका खर्च नहीं करेंगे, टू द पॉइंट का बात करेंगे। लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि
जो इंटीग्रेशन करते हैं और कांस्टेंट जो ऐड करते हैं वो फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करता है। जैसे देखिए आप क्लास 11th में क्या पढ़े होंगे, y बराबर एक्स स्क्वायर, यस और नो। ये पाराबोला है ना, ये पाराबोला ग्राफ है। अगर आप इसका आपको ग्राफ हम ड्रॉ करने के लिए बताएं कि भाई साहब आप इसका ग्राफ ड्रॉ कीजिए, समझे, हम आपको क्या बोलेंगे कि इसका ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा, तो आप देखिए ग्राफ ड्रॉ कर चुके हैं, ये पाराबोला का ग्राफ है, समझे। अब देखिए सेम इक्वेशन है, इसी चीज को अगर हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 कर देते हैं, इसी चीज का ग्राफ पता है कहां से जाएगा, यहां से जाएगा, यहां से ऐसे जाएगा, ऐसे, समझे। अगर हम इसी चीज में देखिए, अगर इसी चीज में एक्स स्क्वायर प्लस 2 में अगर हम 2 ऐड कर देते हैं तो इसका पता है ग्राफ कहां से जाएगा, इस तरह से जाएगा। और हम इसी चीज में अगर हम 3 ऐड कर देते हैं, इसी में 3 ऐड कर देते हैं, इसका ग्राफ पता है कहां से जाएगा, यहां से जाएगा। देखिए अगर इसी चीज में हम 2 ऐड ना करके और हम इसमें क्या -2 कर दें और हम क्या कर दें -1 कर दें, तो इसका ग्राफ कहां से जाएगा, देखिए इसका ग्राफ कहां से जाएगा, ये देखिए इसका ग्राफ कहां से जाएगा, इसका ग्राफ ऐसे जाएगा, इसका ग्राफ ऐसे जाएगा, इसका ग्राफ ऐसे जाएगा, समझे। ठीक है, ये सिखा रहे हैं आपको। अगर इसके बारे में पूछे कि किसका ग्राफ है, कि किसका है y बराबर एक्स स्क्वायर का, इसके बारे में पूछे किसका ग्राफ क्या है, इसके बारे में पूछे तो ये क्या हो जाएगा, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का है, ये क्या है y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 का है, और ये क्या है y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3 का है। ये क्या है, तो ये क्या है y बराबर, ये क्या है y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का है, और ये क्या है y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2 का है। ठीक है, देखिए क्या है ना, देखिए कॉन्सेप्ट सीखने के लिए समय देना होगा, समझे। बगैर समय दिए आप कॉन्सेप्ट नहीं सीख सकते। और उसमें भी क्या, यदि आप पहले से बेहतरीन तरीका से बेहतरीन टीचर से नहीं पढ़ रखे हैं तो हमारा पढ़ाई आपको पल्ले नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप पाराबोला पढ़े ही नहीं होंगे तो आप इस इक्वेशन को जानते ही नहीं होंगे, एकदम नहीं जानते होंगे। लेकिन अगर आप थोड़ा सा, अगर 10th में भी आप अच्छे टीचर से पढ़े होंगे तो आपको यह बताया होगा कि ये इसको वहां रिप्रेजेंट करने के लिए सिखा जाता है कि द्विघात समीकरण का ग्राफ कैसे होता है, तो वहां भी सिखा देता है कि परवलय होता है। तो आप इसको रिप्रेजेंट कीजिए। और उससे भी देखिए हम आपको सिखा क्या रहे हैं। अगर आप मान लेते हैं आपको कोई कुछ नहीं आता है तो हम आपको ग्राफ ड्रॉ कराने सिखाते हैं। देखिए ग्राफ कैसे हम ड्रॉ करेंगे, एक सेकेंड क्या करते हैं हम, देखिए ग्राफ को हम ड्रॉ करते हैं। देखिए आपके सामने, जैसे अगर मान लेते हैं हम यही है y बराबर एक्स स्क्वायर है, ठीक है। देखिए हम क्या करते हैं, y बराबर एक्स स्क्वायर है, बैठिए y बराबर जो है ये एक्स स्क्वायर है। देखिए हम इसको ड्रॉ करके सिखाते हैं। आप देखिए कैसे ड्रॉ होता है। जैसे x बराबर अगर हम 1 लेते हैं तो y का वैल्यू कितना निकल जाएगा, ये भी 1 निकलेगा। x का वैल्यू अगर हम 2 लेंगे तो y का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 4 निकल जाएगा। अगर हम इसको 3 लेंगे तो इसका वैल्यू कितना निकल जाएगा, 9 निकल जाएगा। देखिए अगर हम इसका माइनस में वैल्यू लेंगे, देखिए इसका वैल्यू अगर हम माइनस में लेते हैं, अब ध्यान से आपको देखना होगा, अगर माइनस में अगर हम इसका वैल्यू लेते हैं तो इसका वैल्यू फिर भी प्लस में निकलेगा। यदि इसका वैल्यू हम क्या माइनस में लेते हैं फिर भी इसका वैल्यू प्लस में निकलेगा। इसका वैल्यू अगर फिर भी माइनस में लेते हैं तो इसका वैल्यू फिर भी प्लस में निकलेगा। इतना तो आपको पता होगा अगर आप 10th भी पास किए होंगे तो। देखिए ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बचपन से ही हमको बॉक्स बनाने के लिए सिखाया गया है, हम उसी बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं आपके सामने। देखिए क्या करते हैं, ऊपर x लेते हैं, नीचे y ले लेते हैं। जब 1 लिए होंगे तो ये भी 1 रहा होगा, जब 2 लिए तो ये 4 रहा होगा, और फिर क्या जब 3 लेंगे तो ये 9 होगा, और 4 लेंगे तो क्या होगा 16 होगा। इतना बात समझ में आया होगा। एक बॉक्स और हम तैयार करते हैं क्योंकि निगेटिव वाला भी लेना होगा हमको। ये समझाते हैं आपको। अगर ग्राफ ड्रॉ नहीं करने आपको आएगा तो एरिया रिलेटेड जो सवाल होगा वो आपसे कभी नहीं बनने वाला है, बनेगा ही नहीं। इसीलिए हम क्या करते हैं, माइनस लेंगे तो ये 1 होगा, -2 लेंगे तो कितना होगा 4 होगा, ये -3 होगा तो कितना होगा 9 होगा, ये -4 होगा तो कितना होगा 16 हो जाएगा। अब हम आपको क्या करते हैं, ग्राफ देखिए ये तो आप मिटा सकते हैं शायद, हम इतना तो आपको अकल है, हम आपके ऊपर बिलीव करते हैं, इसको मिटा देते हैं। देखिए अगर मिटाएंगे नहीं तो क्या करेंगे, हर चीज को बड़ा बड़ा एक ही साथ रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। लेकिन देखिए अब क्या करते हैं, ग्राफ हम आपको ड्रॉ करके बच्चा की तरह सिखा रहे हैं, इसको सीखिए। जैसे देखिए
सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 1 लेंगे। आपको तो इतना पता है ये एक्स एक्सिस होता है और ये क्या होता है, वाई एक्सिस होता है। और हम बात करते हैं तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। और फिर क्या, इस पे लिख लीजिए जो भी लिखना है, 1 2 3। देखिए अगर हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा और बड़ा बड़ा करके लेते हैं। इसको हम डायरेक्ट क्या ले लेते हैं, इसको हम 4 ले लेते हैं, इसको 8 ले लेते हैं, इसको 16 ले लेते हैं। हम चूंकि कवर कर लेंगे तो थोड़ा छोटे से एरिया में इस चीजों को। ये भी लेने आता है आपको, नहीं या वो भी पता नहीं हमको। देखिए 4 ले लिए, कोई बात नहीं, तो आप समझ जाइएगा। देखिए 1 1 जैसे हम लेंगे, अगर मान लेते हैं 1 1, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे आ जाएंगे। जैसे देखिए हम 2 और 4 लेंगे तो क्या होगा, इस एक्सिस पे हम कम बढ़ेंगे, इस एक्सिस पे यहाँ पे आ जाएंगे। अब देखिए आप कैसे होगा, जैसे 3 लेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 के आसपास आ जाएगा। और जैसे हम 4 लेंगे, तो ये देखिए 16 के आसपास आ जाएगा। देखिए ग्राफ का पैटर्न देख रहे हैं कैसे जा रहा है, ग्राफ इसी तरह से निकलेगा, समझे। ग्राफ का क्या होगा, पैटर्न इसी तरह से निकलेगा। निगेटिव लेंगे फिर इसी तरह से जाएगा। तो आप देखिए इसी चीज को हम अगर साफ सुथरा करके लिखे तो देखिए इस तरह से इसका ग्राफ ड्रॉ होता है। और यही आपका पाराबोला का ग्राफ है, y बराबर एक्स स्क्वायर का ये ग्राफ है। इसी को हम क्या करते हैं, जैसे हम कांस्टेंट ऐड करते हैं तो ग्राफ शिफ्ट होता है अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस। जैसे हम +1 ऐड करेंगे, ये ग्राफ जो है वाई एक्सिस की तरफ शिफ्ट होते चला जाएगा। और ये जैसे करेंगे तो फिर ये नीचे जो है अपोजिट डायरेक्शन में या निगेटिव डायरेक्शन में एक्स वाई एक्सिस के अलोंग ही ग्राफ शिफ्ट होगा। ये छोटा सा कहानी था जो हम आपको बताए। देखिए लेकिन अब क्या होगा, अब हम आपको कॉन्सेप्ट सिखाने वाले हैं। नेक्स्ट चीजें क्या सिखाने वाले हैं, देखिए हम आपको सिखाए हुए थे अच्छे तरह से कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है माइनस कोस एक्स प्लस सी होता है। ये सी क्या है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है फैमिली ऑफ कर्व को। किसको रिप्रेजेंट करेगा, फैमिली ऑफ कर्व को, फैमिली ऑफ कर्व। फैमिली ऑफ क्या करेगा, कर्व को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन देखिए ये सी का यूज क्या होगा, हमको वेलोसिटी निकालने में काम करेंगे। यूज क्या करेंगे हम इसका, वेलोसिटी निकालने में काम करेंगे। देखिए यूज किसको निकालने में करेंगे, वेलोसिटी निकालने में, एक्सीलरेशन निकालने में हम काम करेंगे। अगर इसके इक्वेशन को अगर हम ड्राइव करना स्टार्ट कर दें तो आपको ज्यादा समय लगेगा। इसीलिए हमको क्या करना है, इसके बारे में कुछ भी नहीं सुनना है, आपको सिर्फ याद रखना है कि अगर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमको पूछ रहा है, एक्स का इंटीग्रेशन पूछ रहा है, तो इंटीग्रेशन करने के बाद उसके साथ एक कांस्टेंट ऐड किया जाता है। उस कांस्टेंट को इंटीग्रल कांस्टेंट या कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं। समझे, इतना ही आपको समझना है। अभी तक जितना भी हम बात पढ़ाए आपको एक भी बात राइट डाउन नहीं करना है, ठीक है। अब आपको क्या करेंगे, हम समझाते हैं। हमने क्या समझाया था आपको कल कि इंटीग्रेशन जो है, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन होता है। देखिए इस बात को हम 1000 बार लिख चुके हैं, समझे। देखिए अब हम आपको ये समझाएंगे। देखिए एक चीज और आप समझिए, ज्योमेट्री समझिए। आपको क्या पूछेगा कि हमको डिफरेंशिएशन का, क्या पूछेगा आपको, डिफरेंशिएशन का हम पहले भी बता चुके हैं। अगर हम नहीं बताए हैं, आप जिस भी शिक्षक से पढ़े होंगे आपको बताएगा कि डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। देखिए इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, dy/dx। और इसको क्या कहते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट। इसको क्या बोलते हैं हम, स्लोप ऑफ टेंजेंट। और इसका क्या होता है, ये फैमिली ऑफ कर्व को दिखाता है। ये क्या होता है, फैमिली ऑफ कर्व को दिखाता है। देखिए आपको एक लाइन में सिर्फ याद रखना है। अगर आपको पूछेगा कोई कि बताइए भाई हमको कि इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकली क्या मीनिंग होता है, आपको क्या बोलना है, ये फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपको नहीं समझ में आएगा फैमिली ऑफ कर्व क्या होता है तो आपको छोड़ देना है बस। लेकिन आपको याद सिर्फ रख लेना है, क्योंकि अगर आपको ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो ऑप्शन में भी हो सकता है। और आपको डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकली मीनिंग पूछेगा तो आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, वहां पे लिखना है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट को रिप्रेजेंट करता है। ओके, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है ये,
क्योंकि आएगा ही। देखिए ये दो चीजें क्लियर हो गया मेरे तरफ से। अब हम क्या करेंगे, सवाल को कॉन्सेप्चुअली हम आपको तैयार कर रहे हैं आपको इंटीग्रेशन बनाने के लिए। देखिए जितना भी फार्मूला था हम आपको सिखा चुके हैं। एक फार्मूला जो है अलजेब्रा रिलेटेड है, हम वो भी आपको करके सिखाते हैं। जैसे देखिए इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में क्या सबसे बड़ा मेन डिफरेंस है उसको देखिए। जैसे देखिए हमने आपको किसी भी फंक्शन का अगर डिफरेंशिएशन करने सिखाए थे तो हम क्या बताए थे कि फंक्शन जितना पावर होगा ना वो पावर को पीछे कर देना है और एक पावर घटा देना है। उसी प्रकार से देखिए आपको डायरेक्टली याद रख लेना है किसी भी फंक्शन का अलजेब्रिक फंक्शन का अगर हम इंटीग्रेशन निकालते हैं, इसमें क्या करना होगा, इसके पावर में एक वृद्धि कर देना है और एक पावर में उसी पावर से डिवाइड करके इसके अंदर कांस्टेंट ऐड कर देना है। देखिए और बताते हैं, अगर हम इसको साफ सुथरा में लिखें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x पर पावर n प्लस 1 बट्टे n प्लस 1, इसका डिफरेंशिएशन इसी के उल्टा हो जाएगा। किसका उल्टा हो जाएगा, देखिए इसको जैसे क्या होता है, देखिए ध्यान से हमने क्या सिखाया था, जितना पावर रहेगा उस पावर को पीछे कर देना। हमने क्या सिखाया था आपको डिफरेंशिएशन में, जितना पावर होगा यानी कि x पर पावर n प्लस 1 बट्टे n प्लस 1 है, यदि हम इसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो जितना पावर होगा वो पावर पीछे आ जाएगा और क्या होगा, एक पावर घट जाएगा। तो जैसे घटेगा तो कितना होगा, एक्शन हो जाएगा, ये दोनों आपस में कट जाएगा तो इसका डिफरेंशिएशन कितना निकल गया, इतना। और इसीलिए जब आप x पर पावर n का इंटीग्रेशन निकालते हैं तो x पर पावर n प्लस 1 बट्टे n प्लस 1 प्लस क्या हो जाएगा, c आ जाएगा। आप यहां तक समझ चुके हैं, ठीक है। देखिए और जितना भी फंक्शन था इससे रिलेटेड हम आपको सवाल बता चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, अब सवाल के ऊपर जाएंगे, लेकिन सवाल के ऊपर जाने से पहले मेरा क्या हैबिट है कि हम कुछ प्रॉपर्टी को सिखाते हैं कि इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी क्या होता है। ये लिख लीजिएगा, थोड़ा हम हट जाते हैं, आपको सिर्फ ये लिख लेना है, किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे अलजेब्रिक फंक्शन का, उसके पावर में वृद्धि होगा, उसी के पावर से डिवाइड करके कांस्टेंट ऐड कर देना है। बाद बाकी क्या है ना, आपको हम सिखा चुके थे कि e पर पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही होता है, सिखा चुके थे हम। आपको ये भी सिखाए हुए थे कि इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे a टू द पावर x होगा, log a होगा प्लस c होगा। इसको हम स्पीड में इसलिए लिखा रहे हैं क्योंकि हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब आपको हम अलजेब्रा को समझाते हैं, इसको समझिए। जैसे देखिए हम आपको क्या सिखाते हैं, जैसे देखिए अलग अलग फंक्शन रहेगा, फंक्शन fx प्लस gx, ये दोनों का होल इंटीग्रेशन करने दे देगा आपको। आपको क्या करेगा, देखिए ध्यान से सुनिए, अब हम आपको धीरे धीरे समझाएंगे क्योंकि वो चीजें जो था वो सब पुराना चीजें था और हम अब क्या करेंगे, फ्रेश चीजें को पढ़ेंगे। देखिए ये दो अलग अलग फंक्शन है, जैसे कैसे, एक बार और हम एग्जांपल से भी समझाते हैं। जैसे x दे देगा आपको, log x दे देगा और यहाँ पे लगा देगा इंटीग्रेशन का साइन। हम क्या करेंगे इसको, हम इस फंक्शन को अलग अलग कर सकते हैं। इस फंक्शन को हम क्या करेंगे, अलग अलग फंक्शन को कर सकते हैं। इसी को कहते हैं अलजेब्रा। यहाँ कौन कर रहा है तो हम इसको क्या करेंगे, फंक्शन को ऐसे लिखेंगे। ये लिखने का तरीका है, कोई सवाल वगैरह नहीं है, ज्यादा दिमाग लगाने का भी चीज नहीं है, आपको हम एग्जांपल से भी समझा दिया। देखिए जैसे देखिए डिफरेंशिएशन का साइन यहाँ है, डिफरेंशिएशन का साइन यहाँ है, डिफरेंशिएशन का साइन यहाँ है, ये होल इंटीग्रेशन है। हम इसको क्या करते हैं, तोड़ सकते हैं, ये अलजेब्रिकली। जैसे देखिए बचपन में आपको ऐसे सिखाया होगा, 2 लिख दीजिए, तो आप क्या कर सकते हैं, अगर इसको कर सकते हैं तो ऐसे लिखिए, यही बात है। और देखिए और भी बचपन में क्या सिखाया होगा, जैसे ये है, अब मल्टीप्लाई करने के लिए दिया होगा, ये फंक्शन दोनों आपस में ऐड हो सकता है, तो आप ऐड करके मल्टीप्लाई कीजिए। यदि फंक्शन ऐड नहीं होने वाला है तब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई इसके साथ, इसको मल्टीप्लाई इसके साथ, उसके बाद ऐड करेंगे, ठीक है। ये चीज समझ गए होंगे, कोई बड़ा चीज नहीं है। देखिए और हम क्या करते हैं, और देखिए हम क्या करते हैं, जैसे देखिए ये फंक्शन fx है, ये फंक्शन क्या है, k है, फंक्शन क्या है, gx है।
बस वही चीजें हैं, समझे। ये क्या है, कांस्टेंट लगा हुआ है। किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेशन करने से पहले जो है, समझे, किसी फंक्शन को इंटीग्रेशन करने से पहले जो है हमको क्या करना होगा, उसके कांस्टेंट को ना इंटीग्रेशन से बाहर कर लेना है। उसके इंटीग्रेशन से क्या करना है, बाहर कर लेना। बस बाहर कर लिए, हो गया। ये हम आपको तरीका सिखा रहे हैं, समझे, हम कर नहीं रहे हैं। अब आपको पहले ही बता चुके हैं कि जब हम सवाल करेंगे तो सवाल बहुत स्पीड में करेंगे, लेकिन हम क्या है, अभी प्रोसेस सिखा रहे हैं, इसमें समय देना होगा। सारा प्रोसेस लगभग हम आपको सिखा चुके हैं। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में हम थोड़ा सा हम डिफरेंस भी आपको बता देते हैं, वो क्या होता है। जैसे देखिए, कहता क्या है कि डिफरेंशिएशन जो होता है किसी भी फंक्शन का एट ए पॉइंट निकालते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन जो होता है किसी भी फंक्शन का ओवर एन इंटरवल निकालते हैं। देखिए, ओवर एन इंटरवल का क्या मतलब होता है। देखिए, अगर आप इसको मिटा ही देते हैं, सब तो आपको समझ में आएगा ही। देखिए देखिए, यह है इंटरवल, इसका नाम आप सुने होंगे। ये क्या है आपका, ये इंटरवल है। लेकिन अगर पॉइंट के बारे में बात करेंगे, जैसे x मान लेते हैं, ये कोई फंक्शन है, fx बराबर, यानी fx बराबर x लेते हैं, या y बराबर हम x लेते हैं, ठीक है। किसी पॉइंट के बारे में बात करते हैं, जैसे इंटरवल के बारे में। जैसे देखिए, अगर हम 2 और 5 एक इंटरवल लेते हैं, और ये इंटरवल है क्लोज्ड इंटरवल, अगर इसके किसी एक पॉइंट के बारे में बात करेंगे तो आप हमको क्या बता सकते हैं, इस इंटरवल के बीच में कितना पॉइंट आएगा, इनफिनाइट पॉइंट आएगा, इनफिनाइट पॉइंट। लेकिन हम एक पॉइंट के बारे में बात करेंगे एग्जैक्ट, अगर हम 3 के बारे में बात करते हैं तो डिफरेंशिएशन किसी भी फंक्शन का जो है एग्जैक्ट उस पॉइंट पे होता है, लेकिन इंटीग्रेशन जो होता है किसी ना किसी इंटरवल के दौरान होता है। ये सब चीज आपके काम का नहीं है, जितना हम समझा रहे हैं, जितना कोई भी आपके काम का नहीं है। लेकिन हम आपको इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि जब आप हायर क्लास में जाते हैं, हायर मैथमेटिक्स की ओर जब बढ़ेंगे, तो आपको सवाल कहीं भी नहीं मिलने वाला है। सिर्फ और सिर्फ आपको कॉन्सेप्चुअली आपको आगे बढ़ना होगा। देखिए, जैसे अगर हम बात करते हैं, जैसे देखिए, आप सुने होंगे IIT जेई का एग्जाम, और हम बात करते हैं नेट का एग्जाम, समझे। अगर हम IIT जेई का बात करते हैं और हम नेट का एग्जाम बात करते हैं, इसमें क्या होता है ना, चीजें कॉन्सेप्चुअली बढ़ता है। इसमें क्या होता है, आपको सवाल मिलेगा, इसमें प्रॉब्लम मिलता है। इसमें क्या होता है, आपको थ्योरेटिकली आगे बढ़ना होता है। यदि आपका थ्योरम सही से नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप कभी भी इस एग्जाम को क्रैक बेहतर नंबर से नहीं कर सकते हैं। और इसमें क्या होता है, सवाल होता है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये आसान होता है और ये आसान होता है। आपको पता है ये करेक्ट करने के बाद क्या बनते हैं, हम ये करेक्ट करने के बाद क्या बनते हैं, सबका वेटेज अलग अलग होता है। इसीलिए जो है हम आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं। देखिए, ओवरऑल जो है हम आपको सारा कॉन्सेप्ट सिखा चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा हम आपको दिखाने का कोशिश करते हैं कि हम आपको क्या क्या पढ़ाए हुए हैं। यहां से नहीं लेना था आपको, बुक देखना था हमको। ये रहा, नहीं तो बुक नहीं। देखिए, बुक दिखा रहे हैं आपको, हम समझे, बुक दिखा रहे हैं। था कहां पे बुक, देखिए आपको जो है हम क्या सिखाए हैं, कितना कॉन्सेप्ट बताए हैं, क्या फार्मूला बताए हैं, थोड़ा सा देखिए, थोड़ा बुक के ऊपर देखिए। देखिए आपका बुक है, समझे, ये क्या है, आपका बुक है। देखिए, हमने आपको ये बताया कि इंटीग्रल्स किसको कहते हैं, हमको आपको सिखा चुके हैं। नहीं सिखाए हैं, एक बार हम फिर से सिखाते। देखिए,
ये क्या है? इंटीग्रल्स। हम देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ही है, क्यों दिमाग अपना लगाए। देखिए ये इंटीग्रल्स है, ये इंटीग्रल्स और इंटीग्रेशन में क्या डिफरेंस है ये देख लीजिए। इंटीग्रल और इंटीग्रेशन में क्या डिफरेंस है, ये दोनों में क्या डिफरेंस है इसको समझिए। देखिए इंटीग्रेशन जो होता है ना एक प्रोसेस है। इंटीग्रेशन क्या है? रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। लेकिन इंटीग्रल्स जो है रिजल्ट निकलता है। जैसे देखिए अगर हम बात करते हैं, जैसे हम साइन एक्स का अगर हम इंटीग्रेशन निकालते हैं तो ये cos x प्लस सी निकल गया। इसका मतलब है इसका इंटीग्रल्स, ये इंटीग्रल्स कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? इंटीग्रल्स कहलाएगा। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम? इस प्रोसेस को इंटीग्रेशन कहेंगे और ये जो रिजल्ट आया है इस रिजल्ट को हम इंटीग्रल्स कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये चीज हम समझ गए। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए इसमें आपको कुछ भी पढ़ना उढ़ना नहीं है, समझे? पढ़ने उढ़ने का कोई मतलब नहीं बनेगा। इसको क्या करते हैं हम? हाँ आ गया। देखिए यहाँ पे हम बता चुके हैं ना आपको। देखिए यहाँ पे हम बता चुके हैं आपको, यहाँ पे हम क्या है, यहाँ पे हम बता चुके हैं आपको कि देखिए इंटीग्रेशन इज एन इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। बता चुके हैं ये चीज। देखिए हमने ये भी बताया है कि इसका कैसे होता है, क्या होता है, ये सारा हम बता चुके हैं। अब हम क्या करते हैं? दूसरे पेज पे चलते हैं। क्या करेंगे हम? दूसरे पेज पे चलेंगे। देखिए इसमें भी कोई बहुत बड़ा सा इशू नहीं है। देखिए हमने आपको ये बता चुके हैं ये क्या है। देखिए इंटीग्रांड, एक टर्म हम आपको और भी समझाएंगे। इंटीग्रांड किसको कहते हैं, समझे? इंटीग्रांड किसको कहते हैं? देखिए समझिए, अगर थोड़ा समझना चाहते हैं इंटीग्रांड क्या है। जैसे हम ये फंक्शन लेते हैं, इसी पे समझ लेना है ये इंटीग्रांड क्या है। इंटीग्रांड जो है किसको कहते हैं? जैसे देखिए ये फंक्शन है ना आपका, ये फंक्शन, इस फंक्शन को ही हम इंटीग्रांड कहते हैं। इस फंक्शन को क्या बोलते हैं हम? इंटीग्रांड कहते हैं इस फंक्शन को। बस आपको इतना जानना है, इंटीग्रेशन समझ चुके हैं, इंटीग्रल समझ चुके हैं, इंटीग्रांड समझ चुके हैं। जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे उसी फंक्शन को हम इंटीग्रांड बोलेंगे। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम क्या करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए आगे की ओर जैसे बढ़ते हैं आपके ऊपर, देखिए ये आपको हम सिखाए हुए हैं कि नहीं सिखाए हुए, बताइए हमको। ये चीज हम सिखाए हुए कि नहीं सिखाए हुए? इसका डिफरेंशिएशन, इसका इंटीग्रेशन। देखिए इसका डिफरेंशिएशन, इसका इंटीग्रेशन, देखिए सिखाए हुए हैं ना। देखिए यहाँ पे जितना भी चीज लिखा हुआ है ये आपको हम सारा का सारा सिखा चुके हैं, समझे? ये क्या कर चुके हैं हम? आपको सारा का सारा सिखा चुके हैं। अब देखिए थोड़ा सा, देखिए अभी अलजेब्रा सिखा रहे थे ना। देखिए ये क्या है ना, फंक्शन। देखिए ये अलजेब्रा सिखाए थे ना, जैसे क्या सिखाए थे? इंटीग्रेशन जैसे कीजिएगा fx और gx, अगर दो अलग अलग फंक्शन हो तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर क्या करेंगे, इसको हम कर सकते हैं। ये सिखाए हुए हैं हम आपको, कोई बात नहीं। देखिए अब हम आगे की पेज के ऊपर चलते हैं। देखिए ये सब तो हम सवाल के ऊपर आ जाएंगे। देखिए अब हम क्या करेंगे, सवाल बनाएंगे। अब हम किसके ऊपर आ गए हैं? सवाल के ऊपर। अब हम सवाल बनाएंगे। आपको एक दो सवाल हम करके आज सिखाते हैं और फिर जो है क्या करेंगे हम, कल के लिए हम आपके ऊपर काम छोड़ेंगे, ठीक है? आज हम सवाल सिखाते हैं और सवाल भी जो है बिल्कुल इजी सा हम सवाल लेते हैं, समझे? देखिए इसको समझिए थोड़ा सा। देखिए क्या करते हैं ना, हम इजी सा देखिए सवाल लेते हैं। कैसे लेते हैं? जैसे हम सीखते हैं क्या, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x सिखाएंगे आपको। कल हम सिखा चुके थे आपको कि साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, लेकिन हम देखिए क्या सिखाए हुए थे, साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस x होता है, प्लस c लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे 2x आ गया, तब कैसे निकालेंगे? देखिए कैसे निकालेंगे, फंक्शन को हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे। उस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करेंगे जिसमें वो इंटीग्रेबल
हो उस फंक्शन को हम उस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करेंगे। देखिए कैसे करते हैं, जो एंगल यहाँ पे लिखा हुआ है उसको हम पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे? z बराबर हम मान लेते हैं 2x पुट करेंगे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। जैसे डिफरेंशिएशन निकालते हैं ये क्या हो जाएगा dz बाई dx, और ये क्या निकलेगा 2 निकलेगा, और dz बाई 2 बराबर क्या हो जाएगा dx। हम फंक्शन को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यानी ट्रांसफॉर्म करके जो हम इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे। हम आपको यह भी बताएंगे कि कितने प्रोसेस से इंटीग्रेशन निकालते हैं। देखिए फंक्शन को हम ट्रांसफॉर्म करके किस फॉर्म में लेके आ चुके हैं, इसके स्थान पे क्या लिखना है z। dx का वैल्यू देखिए कितना फाइंड आउट कर चुके हैं, dx को क्या लिख सकते हैं dz बाय 2। अब देखिए हम आपको सिखा चुके हैं अच्छे तरह से कि जो कांस्टेंट होगा उसको अंदर नहीं रहना है, बाहर निकाल देना है। और आप बताइए इसका इंटीग्रेशन क्या निकलेगा cos z, और आपको क्या सिखाए हुए हैं इसमें कांस्टेंट लगा देना है। आपको समझ में आ गया? ये आ चुका होगा, समझ में नहीं आया है एक बार हम फिर से समझाने का कोशिश करते हैं। जैसे देखिए हमने क्या समझाने का कोशिश कर रहे हैं, आपको समझिए थोड़ा सा। हम समझाने का कोशिश कर रहे थे, इसको क्यों लिखते हैं, देखिए निकला हुआ रिजल्ट है उसी को लिखते हैं। जैसे देखिए वहां क्या निकाले हैं 1/2 माइनस cos z प्लस c। अब ये बताइए z तो ये हमने माना फंक्शन में दिया हुआ नहीं था, इसीलिए z के स्थान पे जो है हम क्या करते हैं कुछ ना कुछ जो है चीजें को, कुछ नहीं जो पहले से था उसको रख देंगे, निकल गया। अब देखिए इसी से रिलेटेड हम आपको एक और प्रॉब्लम बताते हैं। जैसे देखिए ये साइन बता चुके हम cos 2z 2x लिखते हैं, z नहीं लिखेंगे। और क्या करेंगे इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे। देखिए अभी जैसे हम आपको अभी हम क्या सिखाए हुए थे, ध्यान से समझिएगा, इसमें बहुत ट्विस्ट है। सवाल समझेंगे और सवाल एक धीरे धीरे अभी समझ लेते हैं, फिर हम उसमें क्या करेंगे उसमें अप्लाई करना सीखेंगे। जैसे देखिए अप्लाई कैसे करेंगे, हम अभी इसका जैसे निकाले हैं तो क्या निकला है -1/2 cos 2x प्लस c निकला है। देखिए यानी कि आपको जो कांस्टेंट आपको इसके x के साथ जो कांस्टेंट आपको दिखाई दे रहा है, ये कांस्टेंट जो आपको x के साथ दिखाई दे रहा है वो देखिए नीचे दिखाई दे रहा है। आप जितना भी सवाल बनाए होंगे, जैसे देखिए आपको यही प्रॉब्लम है, इसी प्रॉब्लम में जैसे आपको सीधा सीधा क्या मालूम है cos का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x, तो sin x लिख देना है। ये जो कांस्टेंट जो x के साथ कांस्टेंट है इसके साथ डिवाइड कर देना है। देखिए अब मेरे समझ से ना वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका होगा। अगर आज आपको सिर्फ हम समझाने का काम किए हैं, कल आप जो है 7.1 एक्सरसाइज जो है एनसीईआरटी का क्लास 12 का, इसको आप बनाइएगा। सवाल बनता है तो अच्छा है, नहीं बनता है तो और अच्छा है, कल हम फिर समझाएंगे आपको। ओके, थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगे हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। ओके, थैंक यू।